नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सपना सिंह जी की लिखी कहानी सांझ की झूठ। रंभा ने गोबर के ढेर में पानी का छींटा मारकर सींचा और उन्हें सानने के लिए अपने दोनों हाथ उसमें घुसेड़ दिए। घिन बराई, पिछले कुछ वर्षों में ये सब काम करने की आदत कहाँ रह गई है। हिचक होती है अभी सब मोटा काम करने में। स्वभाव में महीनी आ गई है। गोईठा पाथना, आंगन लीपना, घर पोतना, जात में दाल दरना, ओखली में चिवड़ा कूटना, अभी सब रंभा से कहाँ सपरता है। अब तो बिजली न रहने पर मसाला भी इन्वर्टर से मिक्सी चलाकर पीस लेती है। ऊता अम्मा पकड़ ली चोटा जैसे। डॉक्टर बाबू है नहीं तो का खाली घर में भूत सा डोलती है, आकर हमार कुछ काम करवा दे। सो चली आई है अम्मा का हाथ बटाने। कुछ ही देर में वह साड़ी को जांग में घुसेड़े अपनी काली सुडौल पिंडलियां चमकाते गोबर पाथने में जुटी थी। सामने पीपल की छाया तले चबूतरे पर गांव के खलिहर आवारा छोकरे अपनी बाजियों से निगाहें हटा उसके अधड़े अंगों को निहार रहे थे। पर रंभा अपने में मगन थी। हाथ गोबर पाथने में जुटे थे और दिमाग में डॉक्टर बाबू की चिंता थी। महीना भर हुए उनको गए। पहले तो गोरखपुर ही गए थे मेडिकल में चेक कराने। अब पता चला दिल्ली गए हैं। का कहत है यम्स में। ये मुआ बुखारो त साल भर से पीछा नहीं छोड़त रहा। सूख के काटा हो गल रहन। दलिया सूप जूस एकरे मत्थे भला अदमियन का देह बनत है। फिर ऊहो त रहा सूगर जिनमें मीठा नहीं खा जाता। अचानक एक तड़पती चीखती आवाज ने उसे भीतरी दुनिया से बाहर खींच लिया। उस आवाज के पीछे जैसे भीड़ का कोलाहल, कुछ चीजें प्रत्यक्षता सामने न होते हुए भी महसूस हो जाती हैं। जैसे भीड़ का आभास उसकी सुनगुन और पास आती चीखती आवाज। हरे रंभवा इका होई गया रे, हमार डॉक्टर बाबू। विक्षिप्तों की तरह चीखता छुटका चबूतरे पर लौट गया। गोबर लिथड़े हाथों से रंभा ने छोटे भाई को झंझोड़ दिया। का भइल बोल हरामी। छुटका जोर से अपना माथा पीटने लगा। भीड़ में से कोई आवाज रंभा के कानों से टकराई। डॉक्टर बाबू मर गई ना। पेशकार बाबू के यहाँ फोन आइल बा। हथाठ पूरे कहरौटी में हाहाकार मच गया। शायद हाहाकार समूचे गांव में मच गया था। रंभा संज्ञा शून्य सी कपार पर हाथ धरे वहीं भाई के पास बैठ गई। छाती पर मनोबोझ धरा गया हो जैसे। ठाकुर बखरी से आती रुदन की आवाजें छाती पर हथौड़े सी बज रही थी। कहरौटी के किसी बुजुर्ग ने उसे पुकारा है। सूखी आंखों में प्रश्न लेकर आ खड़ी हुई है रंभवा। अब कहा बहिनी घर खोल के कुछ बैठे उठे के इंतजाम कई द। रात बिरात गोरखपुर देवरिया रसड़ा बनारस से केहू न केहू अतही हुई। लाश तब परसों शाम तक पहुंची। आंचल में चाबी का गुच्छा टटोलती सुन्न सी रंभवा डॉक्टर बाबू के घर की ओर चल दी है, जो सामने ही था, जिसके पीछे की दीवारें कहरौटी की सीमा को छूती थीं। एक के बाद एक आगे पीछे मिलाकर कुल 8 आंगनों वाली बखरी थी ठाकुरों की। डॉक्टर बाबू का घर ठाकुर बखरी का आखिरी घर था। पीला 2 मंजिला मकान, बगल में पतली सी एक गली और गली के उस ओर कहरौटी की चेपें। बड़े फाटक के दाईं ओर काले पत्थर पर डॉक्टर बाबू का नाम अंग्रेजी में लिखा है। रंभा के सीने में मरोड़ सी उठती है। आंसू भलभला कर बाहर आना चाहते हैं। रंभा अंग्रेजी नहीं जानती है, पर उसे पता है उस पत्थर पर उसके डॉक्टर बाबू का नाम ही उकेरा है, डॉक्टर आनंद सिंह। पट्टीदारी के आदमी औरत इकट्ठे होने लगे थे। बाहरी बरामदा अहाता गांव के मर्द मेहरारून से पट गया था। सब और मनई के जमावड़ा। ऐसन भीड़ त नेताजी के मरले पे जुटत रहल।
यही ठाकुर बखरी के पेशकार बाबू के छुटका भाई नेताजी जाने कैसे बड़का पोखरा में डूब गए। तैराकी में आसपास के गांव में पहला नाम रहा। उनके डुबले के रहस्य आज तक चर्चा के विषय रहेला। रंभा यंत्र चालित सी घर में इधर उधर डोल रही है। पिछले कितने ही वर्षों से वह ई घर दुआर की एक छत्र स्वामिनी थी। गृहस्थी का सुख यही तो जाना, वरना उसकी अपनी गृहस्थी तो कभी बनी नहीं। अब तो वह बातें किसी दुस्वप्न की तरह यदा कदा याद आती है। कितनी दूर आ गई है वो अब। जब ब्याह हुआ का उम्र रही रंभवा को याद नहीं। इतना याद है महीना ससुरे में भई रही। पति परमेश्वर बंबई प्रवास से पहले जितने दिन भी साथ रहा, उसके कच्चे तन को मन मुताबिक रौंदता रहा। बिलबिलाती रंभा के मुंह से निकली चीखें उसके वजनी हथेली की सीमा तक जाकर घुटकर रह जाती। सकारे से फिर घर भर के अनगिनत काम, गोरू को सानी भूसा देने से लेकर घर लीपने बुहारने, कुएं से 10 बाल्टी पानी खींचने, खाना बनाने, चौका बासन करने का सारा जिम्मा उस छोटी सी जान पर। पता नहीं ब्याह के पहले ये घर के कार कैसे सलटत रहत। उधर आदमी बंबई गया, इधर रंभा के पैर भारी। तीसरे महीने गर्भ गिरा, चौथे महीने खबर आई आदमी के सिधारने की। हर और वासना के बजबजाते आमंत्रण। क्रियाकर्म के दूसरे ही दिन रंभा माँ की हाड़ कपाती ठंडी में अपनी कोठरी में पुआल के बिस्तर पर कथरी में गुड़ी मुड़ी पड़ी थी। कोठरी क्या, ओसारे को घेर घार कर एक किनारे टाट का पर्दा डला कोना भर था। शरीर को गरमाने की निष्फल चेष्टा में उनीदी रंभवा सरसराहट से चौंक उठी। कौनो क्रीड़ा उड़ा न हो। पासे में गड़ही है। सांप ही था, 2 पैर 2 हाथ और सिर वाला। गंजेड़ी ससुर दिन भर द्वार पर मरबिल्ले कुत्ता सा पड़ा, सास की गालियां सुनता। पीठ और कपार खजुआता हड्डियों का ढांचा मात्र, जिसे देख घिन छूटती। आज उसी ढांचे में उतनी जांगर आ गई कि रंभवा को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। दिन भर सास से सटी अपने को छुपाती रही। सास की अनुभवी आंखें रात का हाल ताड़ गईं। अचानक बहू पर ममता उमड़ पड़ी। अगली 3 रात बहू को अपनी कोठरी में अपने साथ सुलाई। चौथे रोज भाई आया लिवाने। जाती हुई रंभा के कान में फुसफुसा भी दी, जो अपना भला चाहू तब फिर पलट के एक ही न आई है, वहीं कौनो नीक मनई देख बैठ जई है। तब से रंभा इसी गांव में है। माँ के साथ बखरी में जाती है, अनाज बीनती पछोड़ती है, खेतों में काम करती है। टोले के रंगीन मिजाज छोकरों का सामना अपनी ततेरती आंखों से करती। उसके जीवना अनुभवों से अनजान कोई नहीं है। यूं भी उसके टोले में सबकी अपनी अपनी कहानी है। कतवारू काका की मछली बेटी सुमित्री और छुटकी शरदवा, दोनों लगभग रंभवा की हम उम्र। सुमित्री का ब्याह तो रंभवा के साथ हुआ था। बेचारी गवन को अगोरते बरस पे बरस बीतते गए। सुमित्री काहे को अपने अरमान इंतजार की भेंट चढ़ाए। खिलावन चाचा के छुटका लड़का से चल रही गुपचुप देखा देखी खुलेआम हंसी ठिठोली में बदलने लगी। होश तो तब आया जब पेट में अंश पलने लगा। नरेसवा तो सूखे पत्ते सा कांपने लगा। बाबू लोगों का डर, जानेंगे तो काट डालेंगे। बेचारी सुमित्री कहाँ तो घर संसार बसाने के सपने देख रही थी, कहाँ नरेसवा का रोना धोना और चुपचाप रातों रात शहर भाग जाना। बंबई अपने फुआ के यहाँ भाग गया दोगला। एक दिन भिनसारे कतवारू काका के झोपड़े से उठी चित्कार ने कहरौटी में सनाका छा गया। भीड़ के बीच खून से लथपथ सुमित्री की एक झलक ही देख पाई थी, तो देखकर उकाई आने लगी थी। दिनों वह विभत्स दृश्य उसकी चेतना पर हावी रहा था। और वो शरदवा ठाकुर बखरी के ओवरसियर आइन अपने साथ ले गई थी। कतवारू काका की चारों लड़कियां बारी बारी से ओवरसियर बाबू के यहाँ जाकर रहीं। काका उनकर खेत जोतत रहे, फिर ओवरसियर आइन रुपया पैसा से भी मदद करती नहीं। फिर कष्ट भी का रहल शहर में, अपने लइकन जैसे रखती थी ओवरसियर आइन। उनकर मीठ स्वभाव के जय जयता ठाकुर बखरी की पुरनिया से लेकर कहरौटी तक में होइला।
बाकी सबके समय ओसियराइन के अपने बच्चे छोटे थे, पर शरदवा के समय सब बड़े हो गए थे। बड़की बिटिया ससुराल जा चुकी थी। दोनों बेटे बड़ी क्लासन में पढ़ते थे। बहन के एक ठो लड़का भी साथ रहता था। ओवरसियराइन के गृहस्थी के अधिकांश काम शरदवा के जिम्मे रहता। अक्सर वो शरदवा पर सब छोड़ छाड़ कभी मायके कभी ससुराल, शादी जनेऊ मुंडन निपटाती रहती। भूडोल तो ओ दिन आवा जब शरदवा दे उल्टी पर उल्टी करे लगी। बहिनी बबुनी कह के बुलाने वाली ओ सिराइन पे वो दिन चंडी सवार हो गई। खरवास उतरते उतरते आनन फानन में शरदवा का गौना हो गया। अब तो 3 लइकन के महतारी हो गई बा। माई रंभवा को अपने साथ बखरी में ले जाती थी। तभी डॉक्टराइन बहू ने बुलवाया था उसे। डॉक्टर साहब गांव से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पदस्थ थे। फिर ई गांव में भी उनकी डिस्पेंसरी थी, जहां सुबह शाम भीड़ जुटती थी। बड़ा बेटा 5 का पूरा होने को आया, छोटा अभी 3 का है। दोनों गांव के रंग ढंग में रंग गए हैं। रेते की भाषा बोलते हैं। अब उनकी पढ़ाई के लिए गोरखपुर में ही रहना तय किया है डॉक्टराइन ने। अब रहने को तो डॉक्टर साहब भी गोरखपुर में रह सकते हैं। आखिर मास्टर साहब के बड़का बेटा भी तो वहीं से आते जाते हैं। यहीं बगलिए के गांव में पीएससी के अस्पताल के पदस्थ हैं। दाब के पैसों कमा रहे हैं और शहर में रहने का सुखो उठा रहे हैं। परी बाबू साहब तो गांव छोड़ के कहीं जाने को तैयार नहीं। अब ए लिए बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ नहीं न किया जा सकता नो। डॉक्टराइन बलिया जिले की हैं। बोली में बलिया ठई टोन है, रेघा रेघा कर बोलती हैं। अब पीछे से डॉक्टर साहब के रहने सहने खाने पीने की चिंता भी तो है नू। अब तो वो शनिवार इतवार ही आ पाएंगी। उनकी बखबरी में रंभा की या दादी काम करती है, पर ये सब बूढ़ा के बस का थोड़े है। अब रंभा भी आया करेगी उनके साथ। डॉक्टराइन 15 दिन बाद गोरखपुर शिफ्ट होंगी। तब तक रंभा को उनसे डॉक्टर साहब के खाने में नमक चीनी का अंदाज जान लेना है। डॉक्टर साहब को शुगर है, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। रंभा हैरान है, अब तक दूर दूर से देखी है डॉक्टराइन को। गदबदी लंबी काया ब्याह के आई थी तो इन्हीं के लिए गांव घर की औरतें फुसफुसाहट में एक दूसरे को कुरे दे। कहाँ सुकुमार देवदूत जैसे आनंद बाबू और कहाँ ये लंब तड़ंग भरी पूरी मेहरारू। नई ब्याही लड़की जैसन नाज नजाकत कुछ नहीं। पूरे शरीर में सुंदरता के नाम पर नागिन जैसन लहलहात बाल भर। कुछ समय बाद कुछ और खुसफुस। डॉक्टराइन का चक्र है अपने सगे जेठ के बड़का लड़का से। माँ और ईया की सरगोशियां रंभा के कानों तक भी पहुंचती। आते जाते उस 20-22 साला छोकरे पर नजर भी पड़ी थी, जो शायद कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में गांव आया था। लड़के के वापस जाते ही ये खुसफुस दब गई थी। लोग भूलने लगे थे, पर इधर फिर दबी जबान से चर्चे चल निकले थे। वो छोकरा पढ़ाई बीचे में छोड़ भाग आया है। बाप महतारी लगे न जाकर यहीं गोरखेपुर चाचा चाची के साथ रह रहा है। कुल बोरना। कहाँ बड़की बहन पढ़े वास्ते विदेश गइल बा, कहाँ ही साहबजादे। डॉक्टराइन 15 दिन बाद गोरखपुर चली गई थी। बर्तन बिस्तर अनाज गल्ला के साथ। टीवी फ्रिज यहीं थे, वहां दूसरा खरीदा जाएगा। ससुर का बनवाया बेतिया हाता में 2 मंजिला मकान है, जिसके एक हिस्से में छोटे देवर परिवार सहित रहते हैं। एक हिस्से में डॉक्टराइन रहेंगी, बाकी 2 हिस्से किराए पर उठे हैं। डॉक्टर बाबू के घर काम करने में रंभा को कुछ दिन बड़ा अटपटा लगा था। इतना लंबा चौड़ा घर और रहने वाले अकेले डॉक्टर बाबू। सुबह से द्वार पर मरीजों की भीड़ जुट जाती। 10-11 बजे तक उन्हें देखते थे। मूड़ी नीचे झुकाए जो परस देती खाकर चले जाते। आने में कभी सांझ कभी रात हो जाती। सांझ को फिर मरीज घेर लेते। जो कहना सुनना होता यही कहती। डॉक्टर साहब हूँ हाँ में जवाब देते। कभी कुछ सामान खत्म होता, कहने पर पैसा थमा देते। वो पैसा इतना अधिक होता कि जरूर बच जाता। लौटाने पर कहते रखे रहो, बाद में हिसाब करेंगे। डॉक्टराइन शनिवार आती, सोमवार जाती। इस दौरान भी उखरी रहती।
जाने कैसा नाता था आदमी से, न हफ्ते भर बाद मिलने की कोई हुलस न लगाव। बाद के दिनों में रंभा को लगने लगा डॉक्टर बाबू शनिवार इतवार कुछ ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। डॉक्टराइन और बच्चे के आने से 2 दिन खूब रौनक रहती है। बखरी की औरतें भी मिलने मिलाने आ जाती। 2 दिन बाद फिर वही बेरौनक घर। सच्ची बिना बिना मेहरारू के घर का कोई अर्थ नहीं। मर्द चाहे कितना भी बिगड़ैल बिदकना हो, मेहरारू के हाड़ मास में बसी खुशबू से बंधा देर सबेर घर की चौखट के भीतर आ ही जाता है। डॉक्टराइन रंभा पर खूब मेहरबान रहती। जब आती तो उसके लिए चूड़ी बिंदी, चप्पल, अपनी पहन चुकी हुई नई सरीखी साड़ियाँ, क्रीम पाउडर लाती। रंभवा अब रोजाना साबुन मलकर नहाना सीख गई है। शैम्पू से बाल धोती है। साफ सुथरी गदराई देह मर्दों को आकर्षित करती ही है। रंग से क्या फर्क पड़ता है, यूं भी करिया रंग चिकना कर संवरा गया था। अब तो अम्मा और रिया भी कभी कभार आती थी। डॉक्टर साहब की गिरहस्ती पूरी तरह से रंभवा के हाथों में थी। उनके कपड़े लत्ते, रुपया पैसा, आलमारी, तिजोरी सब रंभवा देखती संभालती। और ऐसे ही एक दिन डॉक्टर साहब को संभालना पड़ गया। न कौनो नशा फशा वाली बात नहीं। डॉक्टर बाबू तो कभी लवंग इलायची भी मुंह में नहीं डालते। पूरे होश हवास में उन्होंने रंभवा की ओर हाथ बढ़ाया था। पता नहीं वह बड़ा हाथ उस टूटे थके आदमी का था या फिर मर्द की आदिम भूख का। ये भूख भी तो अजब है। समय, स्थान, पात्र कुपात्र कुछ नहीं सोचता। कब तक अपने को भुलावा देते, कब तक देह की स्वाभाविक इच्छा को दिल दिमाग की फटकार से शांत करते। उन्होंने अपने को भी रंभवा के हवाले कर दिया और रंभवा ने भी उन्हें बड़े जतन से संभाल लिया। आखिर वो भी तो जन्म की वांछिता थी। पुरुष के सहज प्रेम स्पर्श से पूरी तरह वंचित डॉक्टर बाबू से संबंध भले ही गाढ़े प्रेम की परिणति न हो, पर उनके स्पर्श में मानवीय गरिमा तो थी ही। आनंद बाबू ने उसकी देह की सभी दबी छुपी कामनाएं जगा दी थी। शरीर अपने पूरे सच्चेपन में उपस्थित था। शाश्वत सच, मन पर भारी शरीर की संतुष्टि, फिर भीतर मन आत्मा सब पर गहरा सुंक उतारी। रंभवा इन सुकून में गहरे ऊब डूब पार कैसे जाए, जाना चाहे तब नहीं। ऐसी बातें न कहने सुनने पर भी जाने कैसे सब तक पहुंच जाती हैं। शायद आंखों, होठों, शरीर की भी एक आदिम भाषा होती है जिसे हर पढ़ा बेपढ़ा समझ जाता है। डॉक्टर बाबू और रंभवा के बीच क्या और कैसा संबंध आकार ले चुका है, इसकी फुसफुसाहटें और बतकहियां ठाकुर बखरी से लेकर कहरौटी तक में चलती हैं। कोई कोई रंभवा को बातों की टंच भी देता है। रंभवा भी आंखें तरेर, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान धर बोलने वालों को एक का चार सुनाती है। जो बातें पूरे गांव में आपसी खुसफुस का हिस्सा थी, वो 30 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली डॉक्टराइन के कानों तक न पहुंची हूं। ऐसा लगता तो नहीं, पर उनके बात व्यवहार से ऐसा कुछ जाहिर होता सा रंभवा को भी नहीं लगा। उनके गांव आने के अंतराल बढ़ते गए। इधर तो वह तीज त्योहार में ही आती। रंभवा ने उनकी गांव की गृहस्थी इतनी सुघड़ता से संभाली थी कि उसका होना उनकी अनिवार्यता बन गई थी। आज दूसरा दिन है। घर रिश्तेदारों पट्टेदारियों से भर गया है और अब तक लोग रो पीट कर थक भी चुके हैं। चूल्हा तो पांचों बखरी में नहीं जला है। फल, चाय, शरबत पे सभी पहाड़ सा दिन काट रहे हैं। ऐसी दर्दनाक खबर के बाद भी जिंदा मनई को तो पेट की आग जलाती ही है। रंभवा ने अलबत्ता मुंह नहीं जुठारा है। मुंह झुरा गया है। आंखें सूजकर अड़हुल के फूल सी हो गई हैं। घर में कहीं से भी रुदन का स्वर उठते ही उसकी आंखें आप से आप बरसने लगती हैं। रोकर थक चुके लोग भी आने वालों का रुदन सुनकर संवेद स्वर में रोना शुरू कर देते हैं। बड़े और छोटे भाई के परिवार के साथ डॉक्टर साहब के दोनों बेटे भी आ गए हैं। बाकी नात भी जुटे हैं। 13-14 साल का बड़ा बेटा भीगी आंखें झपकाता छोटे भाई से सटा बैठा है। रंभवा एकाएक अपने आप को इस घर द्वार देहरी से छिटकी पाती है। अब तक मालकिन जैसे रही आई है, आज अचानक अपने आप को अब दस्त पाती है। दिन सरक रहा है। लोगों का आना जाना लगा है।
सामने का अहाता जनता से भर गया। गरीब दुखिया के हमदर्द डॉक्टर साहब आसपास के कई गांवों में लोकप्रिय थे। अंतिम दर्शनों की चाह सभी को थी। लाश आने में अभी समय था। कल दोपहर बाद ही पहुंचेंगे। दिल्ली से आना है, साथ में डॉक्टराइन और अमरेंद्र बाबू के बड़ा लड़का जो एम्स में हाउस जॉब कर रहे थे हैं। साल भर ऊपरे से बुखार नहीं छोड़त रहा। कितना कहनी जा बाहर दिखा ली बाबू, पर हंस के रही जाए। बकरी का किसी औरत का स्वर रंभा के कान से टकराया। सच्ची कितना सुखा गईल रहन बाबू, कुछ खाए पिए नहीं, खाली जूस सूप पे पहाड़ सा दिन बिता दें। हमरो बुद्धि पे पथरा पड़ गई रहल। सोच सोच कर रंभा की आंखें बरस रही हैं। मोबाइल पर संपर्क हो रहा था। फैजाबाद के आगे तक पहुंच गए हैं। 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। रात के 2:30-3 का समय होगा जब लाश गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। भीतरी बरामदे में बैठी बैठी लुढ़क गई रंभवा की शिथिल हुई देह मानो एक सिहरन के साथ उठ बैठी। गाड़ी की तेज रोशनी गलियारा पार कर बिल्कुल भीतर आ रही थी। भीतर बाहर अर्ध सोए अर्ध जागे शरीरों में चेतना आ गई। मानो थकान और नींद ने कुछ क्षणों के लिए घटना की मर्मांतक वेदना को स्थगित कर दिया था। पर अब फिर सब उसी पीड़ा में घिर गए थे। सब बाहर भागे। गांव भर में जाग पड़ गई। एक भीड़ सी जुट गई गाड़ी के इर्द गिर्द। उसी भीड़ में सुस्त सी खड़ी रंभवा गाड़ी का पिछवा हिस्सा खुलते देखती है। सबसे पहले अमरेंद्र बाबू का बेटा उतरता है। सहारे के लिए कुछ लोग गाड़ी में चढ़ते हैं। स्ट्रेचर जैसी चीज पर सफेद कपड़े से ढका शव किसी ने कपड़ा हटा दिया है। डॉक्टर बाबू आंखें मूंदे बिल्कुल ऐसे ही तो देवदूत सरीखे दिखते थे। स्ट्रेचर के पीछे डॉक्टराइन सफेद निस्तेज चेहरा, जो चेहरा हमेशा एक देहाती सस्तेपन में लिथड़ा रहता था। वहां एक वीरान सौम्यता कौंध रही थी। एक बेसहारापन, कपकपाती कमजोर देह, सूनी आंखें, पीड़ा का एक लंबा वक्त काट चुके व्यक्ति की भांति। कौन बढ़े सहारा देने? कैसी अजनबियत है उनकी आंखों में सबके प्रति। उनकी नजरें रंभा पर टिकती हैं। दोनों की आंखों का पानी अपने किनारों को तोड़ देता है। रंभा चीख कर डॉक्टराइन से लिपट पड़ती है। अगले ही पल दोनों का संवेद रुदन वहां सभी के कलेजे हिला गया। अमरेंद्र बाबू का लड़का आश्चर्य से सभी को देख रहा है। ऐसे छोटे बड़े आश्चर्य हर आंख में आंसू के साथ घुले मिले तैर रहे हैं। कुछ रंभा के लिए, कुछ डॉक्टराइन के लिए, कुछ साच कुछ झूठ। अभी आप सुन रहे थे सपना सिंह जी की लिखी कहानी साच की झूठ।